नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन। पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए बीजेपी ने खास तैयारी की है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी का सेवा एवं समर्पण अभियान के तौर पर मनाया जा रहा है। 7 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में भाजपा के कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और संवाद करेंगे और सेवा कार्य भी करेंगे। सेवा एवं समर्पण अभियान के तहत 17 से 20 सितंबर तक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। चिकित्सा प्रकोष्ठ इसका समन्वय करेगा। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रक्तदान शिविर आयोजित करेंगे, जबकि अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ता गरीब बस्तियों में फल और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण कर सेवा कार्य करेंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर वाराणसी में विशेष गंगा आरती हुई, जिसमें उनकी लंबी उम्र और स्वस्थ रहने की प्रार्थना भी की गई। जिले के अस्सी घाट पर जय मां गंगा सेवा समिति ने दीप से 71 लिखकर प्रधानमंत्री की तस्वीर रखकर दीप जलाए गए और दीप उत्सव का कार्यक्रम मनाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। राष्ट्रपति ने लिखा, आप स्वस्थ रहें और राष्ट्र सेवा करते रहें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि विकास के प्रति समर्पित, दूरदर्शी और अथक परिश्रम के प्रतीक विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर पीएम के लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना भी की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, प्रभु श्री राम की कृपा से आपको दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैं आपके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश सदैव नई बुलंदियों को छुए और पीएम मोदी दीर्घायु हो, प्रसन्न रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा पूजा के मौके पर देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा, भगवान विश्वकर्मा जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। देश प्रगति की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन देशों की बैठक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे देश में फिलहाल शांति है। पीएम मोदी ने इस दौरान तजाकिस्तान को उनकी आजादी के 30 साल होने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और कतर का एससीओ ग्रुप में शामिल होने पर स्वागत भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती शांति सुरक्षा से संबंधित है। अफगानिस्तान में हाल में कई के घटनाक्रम ने इस चुनौती को स्पष्ट कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि एससीओ समिट को कट्टरता से निपटने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस्लाम से जुड़ी जितनी भी समस्याएं और संस्थाएं हैं, उनसे संबंध बनाना चाहिए और आगे काम करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने अपने यहां किए गए प्रयोगों को दुनिया के साथ साझा किया है। एससीओ देशों को अपने बीच में ओपन सोर्स का आदान प्रदान होना चाहिए। अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात हैं और वहां तालिबान की सरकार बनने को लेकर भी इस बैठक में अहम चर्चा हुई है। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले से मौजूद हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुशांबे में हुई चीन के विदेश मंत्री वांग ई से मुलाकात की और कई मसलों पर दोनों देशों के बीच में चर्चा भी हुई। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचे। पीएम मोदी के जन्मदिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। ब्लड कैंप का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेट भी किया। गुरुग्राम में सुशांत लोक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में लगभग आधा दर्जन गांवों में मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। पृथला के विधायक और वेयर हाउस के चेयरमैन ने कैंप का शुभारंभ किया।
उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और देश के डॉक्टरों ने इस वैक्सीन को बनाने में रात दिन एक कर दिया और हमारा प्रयास है कि यह वैक्सीन घर घर तक पहुंचे और कोरोना महामारी से बचा जा सके। रेवाड़ी में डबल फाटक अंडरपास का निर्माण किया गया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने अंडरपास का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसी मौके पर राव इंद्रजीत सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। पिछले 10 महीनों से बंद दिल्ली बॉर्डर के रास्ते खुलवाने के लिए सरकार की तरफ से बनाई गई हाई पावर कमेटी से किसान बातचीत के लिए तैयार हैं। किसानों का यह कहना है कि उन्होंने कोई रास्ता बंद नहीं कर रखा है, रास्ते तो सरकार और पुलिस ने बंद कर रखे हैं। ऐसे में सरकार को उन लोगों से बातचीत करनी चाहिए जिन्होंने रास्ते बंद कर रखे हैं। किसानों का यह कहना है कि हम तो सिर्फ नेशनल हाईवे पर बैठे हुए हैं, लेकिन पुलिस ने दिल्ली आने जाने वाले छोटे रास्ते बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि रास्ते को खुलवाने के लिए कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिल चुके हैं। फतेहाबाद में आगामी कुछ दिनों में धान का सीजन शुरू हो जाएगा और इससे पहले ही पराली की समस्याओं को लेकर एक बार फिर से किसानों ने सरकार और प्रशासन को चेताया है। यमुनानगर में कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वहीं यमुनानगर में 16 से 19 सितंबर तक राधा स्वामी सत्संग भवन में लगातार 24 घंटे वैक्सीनेशन किया जाएगा। वैक्सीनेशन के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने राधा स्वामी सत्संग भवन का दौरा किया। वैक्सीनेशन की व्यवस्था कर अधिकारियों और कर्मचारियों को टीकाकरण के दिशा निर्देश भी दिए। सिविल सर्जन दहिया कहना है कि यमुनानगर में सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा रही है। सभी लोगों को वैक्सीन देने का टारगेट भी रखा गया है। कैथल में पेपर लीक मामले में सीआईए टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीआईए टीम ने 2 लाख के मुख्य आरोपी मोहम्मद अफजल को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। बताया यह भी जा रहा है कि जम्मू से दिल्ली एयरपोर्ट पर लेकर पेपर के आंसर की लेकर वहां पर पहुंचा हुआ था। पेपर लीक मामले में अब तक कुल 40 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 34,640 नए मामले सामने आए। 37,871 रिकवरी हुई है और 432 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,595 नए केस आए सामने। एक दिन में 45 मरीज ने दम तोड़ दिया है। महाराष्ट्र में अब भी करीब 49,000 केस एक्टिव हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। एक दिन में 178 मरीजों की मौत हुई है। केरल में अब भी 1 लाख से ज्यादा केस एक्टिव हैं। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,108 नए केस आए सामने। एक दिन में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक अब भी 16,000 से भी ज्यादा केस एक्टिव हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 28 नए केस मिले। एक दिन में 22 मरीज रिकवर भी हुए। दिल्ली में अब भी 409 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9 नए केस आए सामने। एक दिन में 17 मरीज की रिकवरी हुई है और प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 327 हुई है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते फरीदाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में 96 बेड का अलग से अस्पताल बनाया जा रहा है। 1000 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट के भी 10 दिन में शुरू होने का दावा किया जा रहा है। सिविल अस्पताल की प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सविता यादव ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि जो परेशानी दूसरी लहर में आई थी उस तरह की अब नहीं आएगी, क्योंकि पहले से ही तैयारी की जा रही है। सोनीपत में वैक्सीनेशन को लेकर लोग काफी जागरूक हो गए हैं। सोनीपत में करीब 10,70,000 पहली और दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। जिला स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण क्षेत्र में घर घर जाकर वैक्सीनेशन कर रहा है। शहर में करीबन 99% और ग्रामीण क्षेत्र में 75% वैक्सीनेशन का काम पूरा हो चुका है। सितंबर महीने में 100% वैक्सीन लगाने का टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। वही 3 दिन के मेगा वैक्सीनेशन अभियान के तहत 75,000 वैक्सीन लगाने का टारगेट भी मिला हुआ है। लगभग 35,000 लोगों को ग्रामीण और शहरी स्तर पर वैक्सीन लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र को स्पेशल टारगेट करते हुए घर घर जाकर वैक्सीनेशन करने का फैसला भी लिया है। मुंबई में आज सुबह एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में 13 मजदूर जख्मी हो गए। सभी को बीएन देसाई अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम ने पहुंचकर रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। वहीं हादसे में कोई भी लापता नहीं है, न ही किसी मजदूर की जान गई है। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में पिछले 24 घंटे में तेज बारिश हुई। तेज बारिश के कारण कई जगहों पर तस्वीरें सामने आई जहां पर जलभराव की स्थिति काफी ज्यादा है और 20 लोगों की मौत भी हो चुकी है।
मौसम विभाग का यह कहना है कि अगले 40 घंटे तक बारिश का दौर थमने वाला नहीं है। इसके चलते सीएम योगी ने आज और कल पूरे प्रदेश में सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया है। करनाल शहर में लोगों ने एक युवक सौरभ की मौत हुई के खिलाफ सड़क जाम कर दिया। सौरभ एक निजी अस्पताल में कंपाउंडर के तौर पर नौकरी कर रहा था। नहर में सर्च कराने के दौरान उसका शव बरामद किया गया। पुलिस ने युवक का पोस्टमार्टम कराया, लेकिन परिजनों को यह शक है कि उसकी हत्या की गई है। परिजनों ने आरोप लगाया कि सौरभ की हत्या में कई युवक शामिल हैं, इसलिए उसके शरीर पर चोट के निशान भी हैं। परिवार के लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर परिजनों ने शव को लेने से इनकार कर दिया है और करनाल में अम्बेडकर नगर चौक के पास जाम लगा दिया है। सोनीपत में हाईवे NH 44 के साथ लगते गांव बहालगढ़ के लोग नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो चुके हैं। गांव की गलियों में गंदे पानी के जलभराव से कई फुट तक पानी भरा हुआ है। गांव के लोगों का यह कहना है कि जब भी बारिश आती है यहां पर पानी भर जाता है और काफी बुरा हाल हो जाता है। गंदगी के कारण बीमारियां फैल रही हैं, जिससे लेकर वो विधायक और सांसद तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बीडीपीओ का यह कहना है कि गांव के विकास के लिए खाते में कोई भी पैसा नहीं है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर समस्या दूर नहीं हुई तो वो पहले गांव के सभी रास्ते बंद करेंगे और फिर NH 44 हाईवे पर जाम लगा देंगे। सोनीपत में भी सुबह गरज के साथ तेज बारिश हुई। तेज बारिश से किसानों के फसलों पर बुरा असर पड़ेगा। तेज बारिश से एक बार फिर किसानों को उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान। किसानों की बाजरे, कपास और सब्जी की फसलों को पहले भी काफी नुकसान हो चुका है। सिरसा में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से आम लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं किसानों के लिए बारिश आफत बनी हुई है। खेतों में जल भरने से फसलें खराब हो रही हैं। किसानों का यह कहना है कि बारिश के पानी की निकासी न होने के कारण उनके नरमे कपास की फसल को काफी नुकसान हो रहा है। किसानों ने सरकार से फसल के मुआवजे की मांग की है। कृषि विभाग ने भी किसानों की फसलें खराब होने की पुष्टि की है। जल्द कृषि विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिकारियों को भेजा जाएगा। चरखी जिले में एक तरफ मलेरिया और डेंगू ने दस्तक देनी शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर की सभी आउटर कॉलोनियों में बरसाती पानी भरा हुआ है, जिससे बीमारियां फैलती जा रही हैं। पानी निकासी की जगह सिर्फ फॉगिंग ही कार्रवाई की जा रही है। 80% शहर में जलभराव की स्थिति हो गई है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फतेहाबाद में डॉक्टरों की किल्लत से जूझ रहे नागरिक अस्पताल में बिजली गुल हो जाने से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में बिजली न होने के चलते करीब आधे घंटे तक अस्पताल में व्यवस्था का माहौल बना हुआ। उमस भरा माहौल के कारण अस्पताल में मरीजों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। अस्पताल के कंप्यूटर भी बिजली न होने के कारण बंद रहे, जिससे ओपीडी आदि सेवाएं बाधित हो गईं। डॉक्टर भी अंधेरे में मरीजों की जांच करते नजर आए। स्वास्थ्य विभाग प्रशासन इस समस्या को लेकर कोई समाधान नहीं करवा रहा है। कैथल में 4 साल से डोफर से फिरोजपुर की बदहाल सड़क परेशानी का सबब बनी हुई है। सड़क पे आप देखेंगे गड्ढे गड्ढे हैं। वहीं अब बारिश के कारण गड्ढे बड़े हो गए हैं। गड्ढों की वजह से यह हादसे होने का खतरा बना हुआ है। बावजूद इसके पीडब्ल्यूडी बदहाल सड़कों की सूद नहीं ले रहा है और इस सड़क में बने गड्ढों को पीडब्ल्यूडी अभी तक भर नहीं सका है। ग्रामीणों का यह कहना है कि सड़क पर गड्ढे बारिश में तालाब का रूप ले लेते हैं, जिसके चलते अक्सर हादसे होते रहते हैं। वो आला अधिकारियों के कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन विभाग कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बदहाल सड़कों को लेकर एक्सीएन का कहना है कि 4 सड़कों के टेंडर निकाले हैं, जो 29 सितंबर को जारी किए जाएंगे, जिसके बाद सड़क बनाने का काम अगले महीने में शुरू हो जाएगा। उसके बाद लोगों को परेशानी नहीं होगी। नरवाना में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि एक ही रात में 7 दवाइयों की दुकानें सहित 9 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों रुपए की नकदी लेकर मौके से भागने में सफल हो गए। चोरी की वारदात का दुकानदारों को सुबह पता चला, तब दुकानों के ताले टूटे दिखे तो उनके होश उड़ गए। चोरी की वारदात आसपास लगे कैमरों में कैद हो गई है। चोर एक कार में सवार होकर आए थे और वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। जांच जारी है। अंबाला से पंजाब पुलिस ने एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया, जिसकी पुष्टि अंबाला पुलिस ने की। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जांच जारी है। पानीपत के समालखा में बदमाशों का आतंक देखने को मिला, जहां भटनागर कॉलोनी में देर रात 2 लोगों को गोली मार दी गई है।
गोली लगने से दोनों लोगों की हालत गंभीर है। बदमाशों ने दुकानदार और पूर्व एमसी के भतीजे पर फायरिंग भी की है। दोनों घायलों का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाइक सवार 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। फायरिंग की पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई है। बदमाशों की पहचान बताने पर 50,000 का इनाम भी रखा गया है। पानीपत के चुलगाना रोड पर बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। बदमाशों ने देर रात को 2 लोगों को गोली मारकर मौके से भागने में सफल हो गए थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पानीपत के निजी अस्पताल में भेज दिया। पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। रोहतक जिले के टिटौली गांव के पास ट्रेन नंबर 8 में एक तेज रफ्तार कार गिर गई। कार में कुल 4 युवक सवार थे, जिनमें डूबने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस को नहर में कार गिरने की सूचना मिली, जिसके बाद सूचना के आधार पर पुलिस ने कार को क्रेन की मदद से बाहर निकलवाया। 4 युवकों को रोहतक पीजीआई ले जाने के बारे में पता चला। पुलिस ने पीजीआई में पहुंचकर मृतकों के परिजनों के बयान दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। रोहतक की जनता कॉलोनी चौक से कुछ दूरी पर एक युवक मृत हालत में मिला। मृतक की पहचान जनता कॉलोनी के रहने वाले गगनदीप के रूप में हुई है। सूचना मिलने के बाद एफएसएल टीम और पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई भेज दिया। पुलिस का यह कहना है कि सुबह कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि सड़क पर एक युवक मृत हालत में पड़ा है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। रोहतक के भैंसरू समचाना रोड पर युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के पास से आधार कार्ड से उसकी पहचान पवन के रूप में हुई। मृतक गिचवी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया। मौत का कारण अभी तक पता नहीं चला है। सिरसा में देवीलाल विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों में दूसरे दिन भी ऑनलाइन परीक्षा हुई। ऑनलाइन परीक्षाओं से छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों का यह कहना है कि बहुत से छात्रों को उत्तर पुस्तिका नहीं मिली है और यूजर आईडी और पासवर्ड न मिलने से छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीडीएलयू से संबंधित लगभग 3500 विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षाओं को कराने में असफल साबित हो रहा है। अगर छात्रों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। देश के लिए 20 साल की उम्र में शहीद होने वाले बोंडसी के वीर सपूत तरुण भारद्वाज को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं। जहां बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने तरुण भारद्वाज को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। गुरुवार को हरियाणा के परिवहन और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा और बीजेपी नेता सूरजपाल अम्मू ने तरुण भारद्वाज को श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों नेताओं ने शहीद के परिजनों से मुलाकात कर अपना दुख व्यक्त किया। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का पहला ऑल सिविलियन क्रू बुधवार रात अंतरिक्ष की ओर रवाना हो गया। कंपनी ने पहली बार 4 आम लोगों को अंतरिक्ष में भेजा है। ये यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 160 किलोमीटर ऊंची उच्च कक्षा से दुनिया की परिक्रमा करते हुए अंतरिक्ष में 3 दिन गुजारेंगे। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ने का फैसला ले लिया है। ट्वीट कर उन्होंने ये जानकारी दी है। अक्टूबर नवंबर में संयुक्त अरब अमीरात में T20 वर्ल्ड कप के बाद छोड़ेंगे कप्तानी। विराट कोहली ने कहा कि उन्होंने मुख्य कोच रवि शास्त्री और रोहित शर्मा सहित उनके साथियों से सलाह लेने के बाद यह फैसला लिया है। कोहली ने कहा कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह को अपने फैसले से अवगत करार दिया है। विराट कोहली भारत की ओर से सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों की कप्तानी करने वाले पहले कैप्टन हैं। विराट ने धोनी को भी पीछे छोड़ा है। बतौर कप्तान कोहली ने भारत के लिए 61 मैचों में कप्तानी की है।